हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है यू आर नेक्स्ट और मूवी की शुरुआत में हम एरिक और तालिया को देखते हैं। ये दोनों अपने घर में होते हैं। एरिक बाथरूम में नहा रहा होता है और तालिया भी अपने घर में थी। तालिया डीवीडी पर म्यूजिक प्ले करती है और जूस पीने लगती है। तभी तालिया को लगता है कि उसके पीछे कोई है। तालिया पलटती है तो उस पर कोई हमला कर देता है। दूसरी तरफ एरिक भी बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है तो एरिक देखता है उसके कांच के डोर पर यू आर नेक्स्ट लिखा था और तालिया नीचे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। एरिक ये देखकर डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी मास्क पहना हुआ कोई आदमी एरिक को पकड़कर उस पर तलवार से वार करता है। आगे हमें मूवी में दूसरा सीन बताया जाता है जब अगले दिन सुबह एरिक के ही पास वाले घर में पॉल और उसकी वाइफ ऑब्रे आती है। ये घर काफी समय से बंद था। पॉल उस घर के दरवाजे को खोलता है तो उस घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। पॉल को ये बात बहुत अजीब लगती है और पॉल ऑब्रे को भी इस बारे में बताता है। उसी शाम को क्रिस्पियन और एरिन भी पॉल के वहां जा रहे होते हैं। क्रिस्पियन पॉल का बेटा है। क्रिस्पियन एरिन से कहता है, मेरे पिता केपीजी से पिछले साल ही रिटायर हुए हैं और उन्हें एक बड़ा पैकेज मिला है। एरिन कहती है, केपीजी? तो क्या तुम्हारे पिता डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे? क्रिस्पियन कहता है, हाँ। दूसरी तरफ आब्रे भी घर में सफाई कर रही थी। तभी आब्रे को ऊपर किसी के कदमों की आवाज आती है और तभी वहां पॉल आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर आब्रे डर जाती है। आब्रे कहती है, तुम यहाँ पर हो तो ऊपर कौन है? मुझे किसी के कदमों की आवाज आई, शायद ऊपर कोई है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। पॉल कहता है, आब्रे तुम ऊपर नहीं जाओगी, तुम घर के बाहर जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। पॉल आब्रे को घर के बाहर छोड़कर खुद घर के ऊपर जाने लगता है चेक करने के लिए। पॉल ऊपर देखता है तो उसे ऊपर के सारे कमरों में कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी पॉल एक और दरवाजे को खोलने वाला होता है और उसी वक्त उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसके कारण पॉल डर जाता है। ये क्रिस्पियन होता है, पॉल का बेटा। पॉल क्रिस्पियन से मिलकर दोनों नीचे चले आते हैं। क्रिस्पियन अपनी मॉम से मिलता है और एरिन को भी अपनी मॉम और डैड से मिलाता है। उसी रात क्रिस्पियन और एरिन सोने वाले होते हैं और एरिन क्रिस्पियन से कहती है, तुम बहुत लकी हो जो तुम पैसों वालों की फैमिली से हो, तो कल तुम्हारे भाई और बहन भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्रिस्पियन कहता है, हाँ वो कल सभी आने वाले हैं, कल मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। अगले दिन सुबह क्रिस्पियन की नींद खुलती है और क्रिस्पियन उठकर नीचे आता है तो वो देखता है क्रिस्पियन का भाई ड्रैक और उसकी वाइफ कैली आ चुके थे। क्रिस्पियन अपने भाई ड्रैक और उसकी वाइफ कैली से मिलता है और दोनों भाई अपने बचपन की बातें शेयर करने लगते हैं। आगे एरिन क्रिस्पियन की फैमिली फोटो देखती है। क्रिस्पियन के 2 भाई और एक बहन है। आब्रे घर में बर्तन की सफाई कर रही होती है। तभी एरिन आकर आब्रे से पूछती है, क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है? आब्रे कहती है, नहीं मैं कर लूंगी। ये सुनकर एरिन वहाँ से जाने लगती है। तभी आब्रे एरिन से कहती है, एरिन हमारे घर का दूध खत्म हो गया है, क्या तुम हमारे पड़ोसी के वहाँ जाकर दूध खरीद कर ला सकती हो? हमारे पड़ोसी का नाम एरिक है। एरिन कहती है, ओके मैं अभी जाती हूँ। एरिन दूध लेने पड़ोस के ही घर एरिक के वहाँ जाती है। एरिक वही आदमी था जिसे मूवी की शुरुआत में किसी ने उसके घर में घुसकर मार दिया था और एरिक के घर में अभी भी वही म्यूजिक बज रहा होता है। एरिन एरिक के घर का दरवाजा खटखटाती है बहुत देर तक, पर एरिक अपने घर के सोफे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए एरिन वहाँ से निकल जाती है। उसी शाम पॉल और आब्रे की बेटी एमी और उसका बॉयफ्रेंड तारिक और आब्रे और पॉल का तीसरा बेटा फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी भी वहाँ पर आते हैं। आब्रे इन सभी से मिलकर बहुत खुश होती है और घर में ये सभी एक दूसरे से मिलते हैं और उसी रात सभी एक साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। और डिनर करते हुए ड्रैक एमी के बॉयफ्रेंड तारिक से उसके काम के बारे में पूछता है। तारिक ड्रैक को बताता है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और उस पर ड्रैक तारिक की फिल्म मेकिंग के बारे में उससे काम करने के बारे में बात करने लगता है। और ड्रैक की बातें सुनकर लग रहा था कहीं ना कहीं ड्रैक तारिक को और उसके काम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद ड्रैक एरिक और क्रिस्पियन को देखकर पूछता है, एरिन क्या तुम अभी भी स्कूल में हो? एरिन कहती है, हाँ मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। ड्रैक क्रिस्पियन से भी एरिन से मिलने के बारे में और उसके काम के बारे में पूछता है। क्रिस्पियन ड्रैक को अपने काम के बारे में बताता है तो ड्रैक क्रिस्पियन को धीरे से अनप्रोफेशनल कहता है और क्रिस्पियन ये सुन लेता है और इसी बात को लेकर क्रिस्पियन और ड्रैक में बहस होने लगती है और क्रिस्पियन ड्रैक पर गुस्सा करता है और क्रिस्पियन ड्रैक से कहता है, तुम होते कौन हो मेरे काम के बारे में बोलने वाले? और उसके बाद इन दोनों के बीच बहस और बढ़ जाती है और सभी इनको शांत रहने को बोलते हैं। तभी तारिक को घर की खिड़की के बाहर कुछ दिखाई देता है
और तारिक खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखने लगता है। तभी कुछ होता है और खिड़की का शीशा टूटता है और सभी लोग तारिक की तरफ देखने लगते हैं। तो वो देखते हैं तारिक के सर पर एक तीर लगा था और जिसके कारण तारिक गिर जाता है और तारिक मर जाता है। और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और सभी लोग खिड़की से दूर होकर नीचे झुक जाते हैं और घर में बाहर की ओर से एक के बाद एक तीर चलने लगते हैं। उन्हीं में से एक तीर ड्रैक की पीठ पर भी लग जाता है। एरिन सभी लोगों को शांत रहने को बोलती है और कांच की खिड़की से दूर रहने को कहती है। एरिन कहती है सभी शांत रहो और हमें 911 पर कॉल करना चाहिए। एरिन और सभी लोग अपने अपने मोबाइल से 911 पर कॉल करने लगते हैं, पर किसी के मोबाइल पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था। वही खड़ा फिलिक्स कहता है ऐसा लगता है इन्होंने जैमर यूज किया है ताकि हम लोग पुलिस को ना बुला सके। अब बाहर की ओर से एक के बाद एक और ज्यादा तीर चलने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग डर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। एरिन कहती है सभी लोग चेयर के सहारे सामने वाले रूम में जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। सभी लोग चेयर से अपने आप को कवर करके एक एक करके खिड़की से बचते हुए सामने वाले रूम में जाते हैं। और एरिन और पॉल दरवाजे के पास जाकर दरवाजे के शीशे से बाहर की ओर देखने की कोशिश करते हैं कि ये सब कौन कर रहा है, पर उन्हें बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिलिक्स कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो तेजी से कार के पास दौड़ कर जाए और हमारे लिए बाहर से मदद लाए? हमारे पास बचने का बस यही तरीका है। ड्रैक कहता है मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ, पर मेरी पीठ पर तीर लगा है। उसी कमरे में एमी कहती है मैं बाहर जा सकती हूँ दौड़कर, मैं पहले भी तेज दौड़ी हूँ। एरिन को बाहर जाने वाली बात कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए एरिन एमी को रोकती भी है, पर एमी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिलिक्स कहता है एमी तुम ये कर सकती हो, तुम्हें बस बाहर जाकर एक फोन कॉल करना होगा, मदद मांगनी होगी, जहां पर भी मोबाइल सिग्नल मिलने लगे। फिलिक्स और पॉल दोनों दरवाजा खोलने के लिए तैयार होते हैं और एमी बाहर की ओर भागने के लिए तैयार होती है। एमी तेजी से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाने लगती है और पॉल और फिलिक्स भी दरवाजे को खोलने लगते हैं। एमी तेज दौड़ते हुए घर के दरवाजे के बाहर कदम रखती है और अचानक से एमी नीचे गिर जाती है और एमी के गले से बहुत खून बहने लगता है। फिलिक्स और पॉल एमी को अंदर लाते हैं और एरिन वापस दरवाजे को बंद करती है। तो एरिन देखती है बाहर की ओर एक तार बंधा है जिससे कटकर एमी की गर्दन कट गई है। एरिन समझ जाती है उनके लिए बाहर एक जाल बिछाया गया है और उनके बाहर जाने पर वो लोग मारे जाएंगे और थोड़ी देर बाद ज्यादा खून बहने के कारण एमी मर जाती है। यह देखकर एरिन ऊपर जाने लगती है और क्रिस्पियन भी उसके पीछे ऊपर जाता है। क्रिस्पियन पूछता है तुम करना क्या चाहती हो? एरिन कहती है हमें सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक करनी होगी, हमें घर में ही सबको सेफ रखना होगा और यदि हमें थोड़ा सा भी सिग्नल मिल जाता है तो हम 911 पर मैसेज कर सकते हैं। एरिन नीचे आकर सभी को बताती है ऊपर कोई नहीं है, ऊपर सब सेफ है। पॉल आप आब्रे को ऊपर ले जा सकते हैं। पॉल आब्रे को अपने साथ ऊपर ले जाता है और एरिन नीचे के दरवाजे और खिड़कियों को लॉक करने लगती है। फिलिक्स कहता है मुझे लगता है हम में से किसी को बाहर जाना चाहिए मदद मांगने के लिए। एरिन कहती है नहीं, हमें यहीं रुकना चाहिए और पुलिस का इंतजार करना चाहिए। क्रिस्पियन कहता है हाँ, और क्रिस्पियन भी एरिन के साथ घर के खिड़की दरवाजों को बंद करवाने में उसकी मदद करता है। पॉल आब्रो को ऊपर उसके कमरे में ले आता है और ऊपर जाकर आब्रो बहुत रो रही थी। आब्रो कहती है तुम मेरे साथ रहो पॉल, और पॉल कहता है मुझे बच्चों की मदद करनी होगी, और ऐसा कहकर पॉल वहाँ से चला जाता है। पॉल नीचे जाकर सबकी मदद करने लगता है और आब्रो ऊपर अकेली थी और आब्रो बहुत रो रही थी। तभी आब्रो के पलंग के नीचे से कोई निकलता है और उस आदमी ने मास्क पहन रखा था। वो आदमी तलवार से हमला कर आब्रो को मार देता है। नीचे सभी को आब्रो की आवाज आती है और सभी आब्रो के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। दूसरी तरफ एरिन ने अपने बचाव के लिए अपने हाथ में चाकू रख रखा था और वो खिड़की और दरवाजों को बंद कर रही थी। तभी मास्क पहना हुआ आदमी खिड़की का कांच तोड़कर एरिन के बाल पकड़ लेता है। एरिन अपने हाथ में रखा चाकू उस आदमी के मुंह पर मार देती है और चाकू लगने के कारण वो आदमी घायल हो जाता है और वो आदमी चिल्लाता है। एरिन उस आदमी को मारने के लिए किचन से हथियार उठाने लगती है, तब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है और एरिन को खिड़की के पास कोई नहीं दिखता। दूसरी तरफ सभी लोग आब्रो के पास जाते हैं और आब्रो अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी और आब्रो के शरीर पर तलवार गड़ी हुई थी और दीवार पर लिखा था यू आर नेक्स्ट। पॉल ये देखकर चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है और फिलिक्स और क्रिस्पियन पॉल को संभालते हैं, उसे शांत करते हैं। कैली आब्रो को देखकर उसके मृत शरीर पर चादर उड़ाती है और कैली खिड़कियों को बंद करती है। तभी कैली को कुछ आवाज आती है और कैली पलंग के नीचे देखने लगती है तो पलंग के नीचे मास्क पहना हुआ आदमी था और कैली उसे देखकर चिल्लाती है। वो डरकर वहां से भागने लगती है और भागते हुए कैली दरवाजे पर लगे तार से बचकर घर से बाहर निकल जाती है
और केली भागने लगती है। ड्रेक भी उसे रोकने के लिए बाहर जाता है और वो भी तार से बचने के लिए झुकता है। तब ड्रेक के पीछे गड़ा तीर उस तार पर टकरा जाता है, जिसके कारण ड्रेक को बहुत दर्द होता है। ड्रेक उस तीर को निकालता है और ड्रेक बेहोश हो जाता है। एरिन और क्रिस्पियन ड्रेक को अंदर लाते हैं और जी कहती है हमें भी बाहर जाने की कोशिश करना चाहिए, केली बाहर चली गई है, हम भी कार तक पहुंच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्रिस्पियन कहता है ओके मैं बाहर जाता हूँ, तुम सब यहीं रुको। एरिन कहती है नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्रिस्पियन कहता है तुम यहीं रुको, डैड का और ड्रेक का ख्याल रखो, ये लोग दौड़ नहीं सकते। मैं कार तक जाता हूँ और मैं उसे फ्रंट डोर तक लेकर आता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। क्रिस्पियन एरिन को मनाता है और एरिन क्रिस्पियन की इस बात को मान जाती है और क्रिस्पियन चाकू लेकर घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ केली भागते हुए पड़ोस में ही रहने वाले एरिक के घर तक पहुंच जाती है और केली को घर के शीशे में एरिक घर में बैठा हुआ दिखाई देता है और घर में अभी तक भी म्यूजिक बज रहा था। केली घर के बाहर से कांच के दरवाजे को खटखटाती है पर घर में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी केली कांच में देखती है तो उसके पीछे वही मास्क वाला आदमी था। केली पलटती है और वो मास्क वाला आदमी केली के चेहरे पर मारता है और केली कांच तोड़कर घर में जा गिरती है। केली घायल हो गई थी। केली सोफे पर बैठे एरिक के पास आती है तो केली देखती है एरिक पहले से ही मरा हुआ था और वो मास्क वाला आदमी केली पर कुल्हाड़ी से वार कर केली को वहीं पर मार देता है और वहीं बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्पियन बाहर जाकर अपनी कार के पास जाता है और उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता और उस पर कोई हमला भी नहीं करता, पर किसी ने उसके कार के इंजन में कुछ किया था क्योंकि उसके कार का इंजन डोर खुला हुआ था। क्रिस्पियन वापस आकर एरिन को और सभी को ये बात बताता है। क्रिस्पियन कहता है ये सोचना ठीक होगा कि बाकी की कार चालू हो जाएगी, पर मैंने बाहर देखा है बाहर कोई नहीं था, हो सकता है केली मारी गई हो सकता है सब खत्म हो गया हो, उनका काम हो गया हो, हमें अब बाहर जाकर हेल्प मांगनी होगी। मैं रेंज से बाहर जाकर कॉल या मैसेज करता हूँ, आप सभी लोग यहीं पर रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो। एरिन क्रिस्पियन को बाहर जाने से रोकती है पर क्रिस्पियन एरिन को समझाकर बाहर चला जाता है। क्रिस्पियन के जाने के बाद एरिन कहती है कहने के लिए हम लोग इस घर में सेफ है, पर हम पर हमला करने वालों में से एक आदमी इस घर में है। पॉल कहता है तुम कहना चाहती हो जिस आदमी ने मेरी वाइफ को मारा वो आदमी अभी भी इस घर में है? एरिन कहती है हाँ शायद। एरिन फिलिक्स की मदद से तीर से घायल ड्रेक को सेफ जगह पर सुलाती है। एरिन किचन में जाकर किचन में यूज होने वाले चाकू और कटर को लेकर आती है और एरिन कहती है हम सबको अपने पास हथियार रखने होंगे तभी हम जिंदा बच पाएंगे। उसी वक्त कांच की खिड़की तोड़कर एक मास्क वाला आदमी अंदर आता है और वो एरिन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है जिससे एरिन बचती है और एरिन अपने साथ लाए किचन के हथियार से उस आदमी के सर पर वार करती है और उसे नीचे गिराकर चाकू से भी उसके सर पर एक के बाद एक वार करती है जिससे वो आदमी मर जाता है। फिलिक्स और जी ये सब देख रहे थे और एरिन उस आदमी का मास्क निकालकर फिलिक्स से पूछती है क्या तुम इस आदमी को जानते हो? फिलिक्स कहता है नहीं हम नहीं जानते, ये मास्क वाला आदमी वही था जिसने केली को मारा था और इसने खिड़की के शीशे पर केली की बॉडी ही फेंकी थी। केली की बॉडी खिड़की पर लटक रही थी। केली की बॉडी देखकर फिलिक्स एरिन को कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है क्रिस्पियन बिल्कुल ठीक होगा। एरिन कहती है नहीं वो नहीं होगा, पर ऐसा कहने के लिए थैंक्स। डैड कहाँ है? पॉल ऊपर चला गया था और ऊपर वो उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने उसकी पत्नी को मारा था और तभी घर की लाइट चली जाती है। एरिन पूछती है सर्किट बोर्ड कहाँ है? फिलिक्स कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो बेसमेंट में होगा, तुम सर्किट बोर्ड ढूंढो और मैं और जी ऊपर डैड के पास जाते हैं। एरिन बेसमेंट में चली जाती है और फिलिक्स और जी ऊपर चले जाते हैं। पॉल ऊपर सब कमरे में देख रहा था तभी लाइट्स आ जाती है और पॉल के पीछे फिलिक्स और जी खड़े थे जिन्हें देखकर पॉल डर जाता है। पॉल फिलिक्स से कहता है उनमें से कोई यहीं कहीं है और वो हम पर नजर रख रहा है। फिलिक्स से बात करते करते पॉल के पीछे वही मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो आदमी पॉल का गला काट देता है और पॉल तड़प तड़प कर फिलिक्स और जी के सामने मर जाता है। फिलिक्स और जी वहीं खड़े ये सब देख रहे थे और वो मास्क वाला आदमी भी फिलिक्स के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिलिक्स उस मास्क वाले आदमी से कहता है क्या सच में तुम्हें हमारे सामने ये सब करने की जरूरत थी? मुझे अब मेरा फेस वॉश करना होगा। तो दोस्तों फिलिक्स और जी भी इन सब में शामिल थे और ये मास्क वाले आदमी फिलिक्स और जी के साथ ही काम कर रहे थे। फिलिक्स अपना फेस वॉश करने लगता है। दूसरी तरफ एरिन बेसमेंट में थी और वो बेसमेंट में रखे हथियारों को देख रही थी और वो मास्क वाला आदमी ऊपर घूम रहा था और वो अपने मरे हुए साथी को देखकर गुस्सा करता है जिसे एरिन ने मारा था और वो मास्क वाला आदमी घर में और लोगों को ढूंढने लगता है। एरिन बेसमेंट के दरवाजे के पीछे छुपकर हलचल को सुन रही थी और एरिन बेसमेंट के दरवाजे के होल से बाहर की ओर देखती है और बाहर से वो मास्क वाला आदमी भी अंदर की तरफ देख रहा था और एरिन को देखकर वो मास्क वाला आदमी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है
तो वो दरवाजा अंदर से बंद था। तब वो मास्क वाला आदमी उस दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार करता है, उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। तभी वहां ड्रेक आ गया था। ड्रेक को होश आ गया था और वो मास्क वाला आदमी ड्रेक को देख लेता है और वो उसे कुल्हाड़ी से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एरिन पीछे से आकर उस मास्क वाले आदमी पर हमला करती है और वो मास्क वाला आदमी दरवाजे से भाग जाता है। आवाजों को सुनकर वहाँ पर फिलिक्स और जी भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ। एरिन कहती है वो हमें मारने अंदर आया था तो मैंने उस पर चाकू से वार किया और वो भाग गया। एरिन घायल ड्रेक को अपने साथ ले जाने लगती है और एरिन कहती है बेसमेंट में कुछ टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं। और एरिन सभी को अपने साथ बेसमेंट में ले आती है और एरिन कहती है यहाँ पर जो भी धारदार और वजनदार मिले वो हमारे लिए अच्छा होगा, उन्हें अपने साथ ऊपर ले चलो। एरिन और जी उन सभी हथियारों को अपने साथ बेसमेंट से ऊपर लेकर चली जाती है और फिलिक्स और ड्रेक बेसमेंट में ही रुक जाते हैं। एरिन जी के साथ मिलकर कीलों का एक जाल तैयार करती है ताकि कोई भी अंदर आए तो उसे चोट पहुंचे। जी पूछती है तुमने ये सब कहां से सीखा, ये लड़ाई करना, ये जाल बिछाना। एरिन कहती है मेरा बचपन कुछ अजीब लोगों के साथ बीता जब मैंने सर्वाइवल के तरीके सीखे। मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिता थोड़े पागल थे। उनका मानना था थोड़े समय बाद दुनिया में जीवन के लिए संघर्ष होगा। उनका मानना था जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के कारण मुझे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और जब मैं 15 साल की थी तब मैंने ये सब कुछ सीखा। मैंने अब तक क्रिस्पियन को भी इन सब के बारे में नहीं बताया। बेसमेंट में ड्रेक फिलिक्स से पूछता है क्या तुम्हें पता है क्रिस्पियन कहाँ गया। फिलिक्स कहता है पता नहीं, केली के बाहर जाने के बाद वो बाहर गया था। ड्रेक कहता है हमें कुछ करना चाहिए, हम केली को इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकते। फिलिक्स कहता है ड्रेक क्या तुम्हें पता नहीं चला अब तक केली मर चुकी है। सॉरी पर मुझे लगा तुम्हें पता होगा। यह सुनकर ड्रेक फिलिक्स पर चिल्लाता है और फिलिक्स ड्रेक पर चाकू से वार करता है और फिलिक्स ड्रेक को मार देता है। दूसरी तरफ एरिन भी मास्क वालों के लिए खिड़की के पास ट्रैप तैयार करके वहां से ऊपर जाने लगती है। एरिन ऊपर जाती है तो वहां पर पॉल भी मृत अवस्था में पड़ा था। एरिन उसे देखकर खिड़की से कूद जाती है और वो मास्क वाला आदमी एरिन को ऊपर से देखता है। एरिन छिप जाती है और एरिन अपने पाँव में गड़े कांच को भी निकालती है। तभी वो मास्क वाला आदमी वहां पर आ जाता है और वो एरिन पर तीर चलाने लगता है। एरिन वहां से बचकर वापस घर में जाती है और घर में जाकर छिप जाती है। वो मास्क वाला आदमी भी खिड़की के जरिए घर में आता है और एरिन का बिछाया हुआ ट्रैप उसके पाँव में लग जाता है। फिलिक्स आवाज सुन के नीचे आता है तो वो मास्क वाला आदमी भी अपना जूता निकाल रहा था जिससे खून टपकता है। फिलिक्स कहता है तुम ये सब यहाँ पर नहीं कर सकते, डीएनए की वजह से हम फंस सकते हैं। वो मास्क वाला आदमी कहता है हम सब साफ कर देंगे ये सब खत्म करने के बाद। और एरिन उसी कमरे में थी और एरिन ये सब सुन रही थी। तभी एरिन का फोन बजता है। उसने 911 पर जो मैसेज किया था वो मैसेज पुलिस तक पहुंच गया था। मोबाइल की आवाज सुनकर एक दूसरा मास्क वाला आदमी एरिन को मारने जाता है और एरिन उस आदमी पर वार करके घर से भागने लगती है और एरिन पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर वापस खिड़की के जरिए घर के अंदर चली जाती है। फिलिक्स और जी और एक मास्क वाला आदमी एरिन को मारने के लिए घर के बाहर की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरा मास्क वाला आदमी खिड़की खुली देखकर वापस घर के अंदर देखने लगता है। एरिन खिड़की के पीछे छुपी थी और एरिन उस पर चाकू से वार करके उसे मार देती है और एरिन उसकी कुल्हाड़ी ले लेती है और एरिन उस कुल्हाड़ी से घर के मेन दरवाजे पर एक और ट्रैप बनाती है ताकि घर में कोई भी आएगा वो दरवाजा खोलेगा तो वो उस कुल्हाड़ी से मारा जाएगा। घर के बाहर फिलिक्स और जी और उस एक बचे मास्क वाले आदमी को एरिन नहीं दिखती तो वो मास्क वाला आदमी कहता है तुम यहीं रुको, मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ। और वो मास्क वाला आदमी फिलिक्स को क्रॉस बो देकर यानी तीर कमान देकर वहां से घर के अंदर चला जाता है। एरिन उस मास्क वाले आदमी को देखकर बेसमेंट में चली जाती है और एरिन उस बेसमेंट की सारी लाइट्स तोड़ देती है और बेसमेंट में एक जगह पर एरिन ने अपना कैमरा रखा था और वो कैमरा लगातार फ्लैश हो रहा था जिससे उस मास्क वाले आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता और एरिन उस मास्क वाले आदमी पर वार करके उसे मार देती है। एरिन वापस बेसमेंट से घर में आती है और फिलिक्स बाहर से एरिन को देखकर उस पर तीर से हमला करता है पर एरिन छिप जाती है। ये देखकर फिलिक्स और जी घर में आते हैं और एरिन जी पर हमला करके उसे मारने लगती है। तब तक फिलिक्स भी वहां पर आ गया था। फिलिक्स चाकू लेकर एरिन को मारता है और एरिन अपने हाथ में आए मिक्सर को और उसके जार को फिलिक्स के सर पर मारती है और एरिन मिक्सर का स्विच ऑन कर देती है जिससे फिलिक्स के सर पर वो मिक्सर चलने लगता है और एरिन अपने कंधे से चाकू निकालकर जी के सर पर मारती है और दोनों मर जाते हैं। तभी फिलिक्स के मोबाइल पर एक कॉल आता है और एरिन उस कॉल को अटेंड करती है और फोन पर सामने से क्रिस्पियन की आवाज आती है और क्रिस्पियन कहता है फिलिक्स क्या वहां पर सब लोग मारे गए कि अभी भी कोई बचा है? मुझे पता है मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया पर मैं इसे सबको मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने मॉम की लाश देखी और मुझसे रहा नहीं गया। मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं अंदर आ रहा हूँ।
क्रिस्पियन अंदर जाता है तो वो देखता है सब मारे गए हैं और उसके सामने एरिन खड़ी थी और उसके पास फिलिक्स का मोबाइल था। एरिन कहती है मैंने उसे मार दिया, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि इन सब के पीछे तुम थे। क्या तुम अब मुझे भी मारने वाले हो? क्रिस्पियन कहता है नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं करना होगा, तुम इस घटना की गवाह बन सकती हो जिसका रिकॉर्ड क्लीन हो और पड़ोसियों को और मेरे घर वालों को मारने का इल्जाम किसी अनजान हत्यारों पर आएगा। ये मेरे प्लान का इम्पोर्टेंट पार्ट था। कुछ लोगों को चोट नहीं आएगी, हमें कोई ऐसा चाहिए था जिसको हमारे परिवार का खत्म होने से कोई फायदा ना हो और वही सबको बताएगी यहाँ पर क्या क्या हुआ है। पहले वो जी थी, अभी जी कहाँ है? एरिन कहती है मैंने उसे भी मार दिया। क्रिस्पियन कहता है सॉरी एरिन, यहाँ पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पर हमें ये कैसे पता चलता कि तुम लड़ने में इतनी अच्छी हो? मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई सभी लोग मारे गए हैं, पर अभी भी हम जिंदा हैं। अब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। बस हम दोनों होंगे इतनी जायदाद के मालिक, तुम इस बारे में सोच के देखो। और अरबों रुपया तुम्हारे पास 1 महीने के अंदर होगा, या तुम पुलिस को ये सब बताकर जेल जाना चाहोगी, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। एरिन सोचती है और वो क्रिस्पियन के गले में चाकू मार देती है। तभी बाहर से एक पुलिस वाला एरिन को गोली मार देता है और एरिन घायल होकर नीचे गिर जाती है। वो पुलिस वाला वॉकी टॉकी पर पुलिस हेडक्वार्टर में और ज्यादा टीम को भेजने का कहकर घर का दरवाजा खोलने लगता है। एरिन घायल थी और एरिन चिल्लाकर उस पुलिस वाले को रोकती है। तभी एरिन का लगाया गया ट्रैप खुल जाता है और वो पुलिस वाला ट्रैप में फंसकर मर जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्रिस्पियन के डैड एक अच्छी खासी पोस्ट पे थे और उसके बाद वो रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद उनको बहुत पैसा मिला था। क्रिस्पियन और फिलिक्स अपने पूरे परिवार को खत्म करके अपने डैड की जायदाद को पाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये सब प्लान किया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।